हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज ये वीडियो जो है ये नेशनल इनकम सम रिलेटेड एग्रीगेट्स का पार्ट 4 है। इससे पहले इसकी 3 वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें मैं आपसे डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट, सारे के सारे एग्रीगेट्स लाइक जीडीपी-एफसी, जीडीपी-एमपी, एनएनपी-एमपी, एनडीपी-एफसी, ये सारे कंसेप्ट्स मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किए। उसके बाद एक वीडियो मैंने इन्हीं पर बेस्ड न्यूमेरिकल की आपको समझाई। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस। आज हम ये समझेंगे नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस। तो सबसे पहले हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस करते हैं। नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस क्या होता है? इफ़ द गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, इफ़ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर आर वैल्यूड एट करंट प्राइसेस, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, अगर मैं उनका वैल्यूएशन करंट प्राइसेस पे करूं, दैट इज प्राइस प्रिवेलिंग इन दैट पर्टिकुलर ईयर, तो हमें जो नेशनल इनकम मिलेगी वो मिलेगी हमें करंट प्राइसेस पे। फिर से मैं बोल रही हूँ, इफ़ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई हैं इन अ ईयर, एक ईयर में, ठीक है, आर वैल्यूड, उसका अगर वैल्यूएशन करा जाए, आर वैल्यूड एट करंट प्राइसेस, एट करंट प्राइसेस का मतलब दैट इज प्राइस प्रिवेलिंग इन करंट ईयर। वो प्राइसेस जो करंट ईयर में प्रिवेल हैं, करंट ईयर में हैं, आर कॉल्ड द करंट प्राइसेस। दैट इज प्राइस इज प्रिवेलिंग इन करंट ईयर, ठीक है, जो प्राइस करंट ईयर में प्रिवेलिंग है, दैट पर्टिकुलर ईयर वी गेट नेशनल इनकम। तो जो हमें नेशनल इनकम मिलेगी एट करंट प्राइसेस मिलेगी। क्लियर ये बात? फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पहले मैंने 2016 एक ईयर लिया, यहाँ मैं प्रोडक्ट लिख रही हूँ और मैं ये मान के चल रही हूँ इकोनॉमी में एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, सिंगल, एक ही। मान लीजिए 2 व्हीलर, कोई भी 2 व्हीलर मैं ले रही हूँ, ठीक है, 2 व्हीलर का प्रोडक्शन हो रहा है और एक ही 2 व्हीलर का प्रोडक्शन होता है सिर्फ पूरी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। यहाँ मैंने प्रोडक्ट लिया, ईयर लिया, प्रोडक्ट लिया, यहाँ मैं उसका प्राइस ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं निकालूंगी उसका टोटल यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइसेस। क्लियर? 2000 ईयर मैंने ईयर लिया, ठीक है। इस ईयर में मान लो हमने 4 2 व्हीलर का प्रोडक्शन किया और एक 2 व्हीलर का जो प्राइस था वो 50,000 था। आपको पता है जीडीपी कैसे निकलता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो मैं 50,000 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा? 2 लाख। आगे चलते हैं, हमने एक ईयर लिया 2018, मान लीजिए इसमें 2 2 व्हीलर का प्रोडक्शन हुआ और उस साल जो था वो प्राइस था 1 लाख, ठीक है। ईच एक 2 व्हीलर का प्राइस 1 लाख था, तो कितना आप जीडीपी आया? 2 लाख। अगर मैं ये आपको दिखाऊं तो आप मेरे को देख के क्या कहेंगे कि जीडीपी में चेंज ही नहीं आया। क्यों आपको ऐसा दिख रहा है? क्योंकि जो ये करंट ईयर प्राइसेस पर हम जो जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, वो कैलकुलेशन में हम इकोनॉमी के अंदर आए चेंजेस लाइक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंसिडर नहीं करते हैं। इस वाले नेशनल इनकम के अंदर विदाउट कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन हम सिर्फ प्राइजेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो हम ये मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं उसमें हमने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंसीडर नहीं किया, जबकि आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन जो है वो हमारा फॉल हुआ है और प्राइस जो है वो हमारे कंपैरिजन टू 2016 राइज हुए हैं। तो जो ये नेशनल इनकम होती है एट करंट प्राइसेस पर, ये हमें एक्चुअल ग्रोथ नहीं बताती है कि इकोनॉमी के अंदर क्या एक्चुअल ग्रोथ हुई है, ठीक है। ये क्लियर हो जाता है आपको? तो एक एग्जांपल और बता रही हूँ मैं आपको, उसको आप सुने ज़रा कैसे।
कि मान लीजिए कि अगर हमने 2016 में, लेकिन मैं यहाँ पर वैसे देखो प्रोडक्ट तो बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, हम अपनी अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि एक ही, कोई ट्रैक्टर का प्रोडक्शन ले लीजिए आप, मशीनरी का प्रोडक्शन ले लीजिए, सेम उस तरह से उसके यूनिट डिसाइड करिए। प्राइसेस में चेंज तो देखो होता है ईयर टू ईयर, लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंसिडर करके नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स हम अपनी एक्चुअल ग्रोथ नहीं बता पा रहे हैं। देखने में दोनों सेम है कि जीडीपी जो आए हैं वो 2 लाख आए हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखो तो ये हमारे लिए सिचुएशन बिल्कुल बेटर नहीं है, उल्टा हमारा प्रोडक्शन फॉल हुआ है और प्राइस में राइज हुआ है कंपैरिजन टू 2016। तो जो ये जीडीपी होता है ये हमें एक्चुअल पोजीशन को नहीं बताता है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं दूसरा क्या है हमारा, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। अब यहाँ कांस्टेंट प्राइस से क्या मतलब है, ठीक है, इसको हम नॉमिनल जीडीपी भी कहते हैं, जो करंट प्राइस पर हम कंसिडर करते हैं इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉमिनल जीडीपी, एंड द नेशनल इनकम विच इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस इज कॉल्ड द रियल जीडीपी। अब जो ये रियल जीडीपी है इसमें क्या हमने माना कि हम इसमें एक साल को बेस ईयर मान लेते हैं, ठीक है। अब वो बेस ईयर क्या है, बेस ईयर इज अ नॉर्मल ईयर विच इज फ्री फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस विदाउट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। फिर सुनो, अ बेस ईयर इज अ नॉर्मल ईयर, फिर लिख रही हूं मैं यहां पर, अ बेस ईयर इज अ नॉर्मल ईयर, ये वो एक नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है, जिसमें प्राइजेस जो फ्री होता है, फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस, ठीक है, जो प्राइस फ्लक्चुएशन से फ्री होता है, यानी कि किससे, इन्फ्लेशन से और डिफ्लेशन से, ठीक है। अब हमने फिर वही एग्जांपल लेना है, मैंने लिया एग्जांपल में ईयर लिया 2016, प्रोडक्शन लिया मैंने 2 व्हीलर का, यूनिट लिए मैंने 4, ठीक है, यूनिट कितने लिए 4, प्राइस कितना लिया, यूनिट मैंने 4 लिए, प्राइस लिया मैंने 50,000 और मैं 2016 को अपना बेस ईयर मान रही हूँ, तो मेरा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस कितना आ जाएगा, 2 लाख। 2018 पे चलते हैं, प्रोडक्शन होता है 2 यूनिट, प्राइस जो है वो बेस ईयर कंसीडर होता है 50, अब मेरा जीडीपी कितना हो गया, 1 लाख। ये जो रियल जीडीपी होता है ये मेरे को एक्चुअल पोजीशन बताता है इकोनॉमी में कि हमारी नेशनल इनकम में राइज हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें हमने प्राइसेस को सेम लिया, हमारा प्रोडक्शन फॉल हुआ, हमारा जीडीपी फॉल हुआ, इट मीन्स हमारी ग्रोथ में जो है वो कमी आई है। तो इसीलिए यहाँ पर जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन है उसके लिए रियल जीडीपी को जो है वो बेटर इंडिकेटर माना जाता है। बेटर इंडिकेटर मानने के रीजन ही यही है कि पहला, नेशनल इनकम मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस ट्रूली रिप्रेजेंट द रियल चेंज इन द फिजिकल आउटपुट, ये आपको रियल चेंज बता रहा है, फिजिकल आउटपुट में हमारा कम हुआ है, प्राइसेस में चेंज नहीं आया है, एक तो ये वजह से। दूसरा, रियल नेशनल इनकम वो कहता है कि एलिमिनेट्स द इफेक्ट, क्योंकि ये जो इस साल है ये जो है कांस्टेंट प्राइसेस पर नेशनल इनकम की कैलकुलेशन जो है ये जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशंस को कंसिडर करती है, क्योंकि बेस ईयर में हमने क्या लिया, वो ईयर जिस साल हमारी फ्लक्चुएशंस जो थी प्राइस में नहीं हुई थी, फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस। तो इसीलिए ये बेटर है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस वेयर एज नॉमिनल इनकम डज नॉट, जो कि नॉमिनल नहीं करता है। रियल नेशनल इनकम जो होती है वो हमारे को कंपैरिजन करने में ईयर टू ईयर हमारे लिए ये फ़ायदा करती है, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ अपने प्रोडक्शन का चेंज दिखाती हूँ, वहाँ पर प्राइस में भी चेंज हो रहा है, यहाँ पर प्राइसेस में चेंज नहीं हो रहा है। तो हमें तो मेन प्रोडक्शन से मतलब होता है, प्राइस तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा प्राइस हो वो हमारा स्टेबल रहे, ये एक जनरल प्राइस लेवल है जो इकोनॉमी में रखना ज़रूरी है। तो ये कंडीशन चलती हैं हमारी, ये कंडीशन हमारी बूम की होती है, ये हमारी डिप्रेशन की होती है। तो हम नहीं चाहते कि ये फ्लक्चुएशंस आए, तो हमने कहा 2016 जो है हमारा बेस ईयर है, मैंने मान लिया क्योंकि ये साल फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन था। तो जो ये रियल जीडीपी होता है ये हमारे को हमें एक्चुअल पोजीशन बताता है नेशनल इनकम की, तो ये हमारे लिए बेटर इंडिकेटर होता है टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, हमारे अगले टॉपिक में क्या आपका हेडिंग है कि मान लो अगर आपको कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन ऑफ किसका, नॉमिनल जीडीपी
यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइसेस, नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। अगर नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस को नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या फार्मूला लगाना है? फार्मूला होता है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। मैं कांस्टेंट प्राइसेस में कन्वर्ट कर रही हूँ। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स, ठीक है, करंट प्राइस इंडेक्स जो भी करंट होगा इनटू 100। अब जो ये करंट प्राइस इंडेक्स है ये कैसे निकलता है? करंट प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू P1 अपॉन में P0 इंटू 100। ये आपने 11th में नेशनल इनकम इंडेक्स नंबर के चैप्टर में करा है। प्राइस इंडेक्स कैसे निकलता है? P1 अपॉन में P0 इंटू 100। P1 स्टैंड्स फॉर करंट ईयर प्राइसेस एंड P0 स्टैंड्स फॉर बेस ईयर प्राइसेस। तो इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं। ये टॉपिक क्लियर? अब मैं टॉपिक पे आती हूँ जीडीपी। ग्रीन जीडीपी क्या होता है? ग्रीन, ध्यान से सुनेंगे, ग्रीन जीडीपी। आपको पता है इकोनॉमी के अंदर जब भी प्रोडक्शन होता है तो उसका कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन विल इफेक्ट द एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है किस टाइप से? लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स जो निकलते हैं और केमिकल्स जो भी निकलते हैं, सॉरी फर्टिलाइजर नहीं, केमिकल जो भी निकलते हैं, ठीक है। लाइक स्मोक, जो भी धुआं निकलता है जिसकी वजह से क्या होता है? पॉल्यूशन। और क्या होता है? कटिंग ट्रीज। अगर हमारे को कोई फैक्ट्री लगानी है या कोई जगह की ज़रूरत है तो पेड़ों को काट दिया जाता है। तो आपको ध्यान से सुनना है कि वो सारी चीज़ें विच हार्म द एनवायरनमेंट, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स विच harm the environment if deducted from the GDP, if deducted from the GDP, deducted from the GDP, we will get the green GDP। मैं अगर इस नुकसान को हटा दूं जीडीपी में से, माइनस कर दूं, देन वी विल गेट द ग्रीन जीडीपी। ये एक टॉपिक क्लियर? ग्रीन जीडीपी के बाद मैं आपको बताती हूँ, एक बार इसकी डेफिनेशन क्लियर सुन लो। इट रेफर्स टू द एस्टिमेशन, ग्रीन जीएनपी की पढ़ रही हूँ मैं जीडीपी की, कि इट रेफर्स टू द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी दैट अकाउंट्स फॉर और टेक इनटू कंसीडरेशन सर्टन पैरामीटर्स लाइक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब हम इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं, देन इट इज कॉल्ड द ग्रीन जीडीपी। क्लियर है ये बात? इसके बाद हम एक टॉपिक पे और आते हैं, इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर को हम क्या कहते हैं? प्राइस इंडेक्स। अब तो आपको समझ आ गया होगा, जो मैंने पिछला कन्वर्जन सिखाया उसी मेथड से हम प्राइस इंडेक्स में निकाल सकते हैं। प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100, यानी कि नेशनल इनकम एट करंट, जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इंटू 100। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपको जो मैंने सिखाया उसमें मैं आपको अब इसका एक न्यूमेरिकल करके दिखाती हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन के अंदर नॉमिनल जीडीपी गिवन है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन करते हैं जो पीछे मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया या प्राइस इंडेक्स निकालना है, कुछ भी निकालना है। मान लीजिए गिवन क्या है हमें? नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू ₹600। क्लियर? प्राइस इंडेक्स बेस है उसका 100, गिवन है आपको 120। कैलकुलेट करना है हमें रियल जीडीपी। अब आपको पता है रियल जीडीपी निकालने का क्या फार्मूला होता है?
वैसे तो जो आप चाहो तो यही फार्मूला लगा लो, मैं सीधा डायरेक्ट ये लगाती हूँ, प्राइस इंडेक्स की जगह प्राइस इंडेक्स की वैल्यू पुट करती हूँ, ठीक है। प्राइस इंडेक्स की जगह पर मैंने प्राइस इंडेक्स की वैल्यू पुट करी, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, नॉमिनल जीडीपी, ये मुझे क्वेश्चन में कितना गिवन है 600, डिवाइडेड बाय मैं क्या लिखूंगी, रियल जीडीपी इंटू 100। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 इंटू रियल जीडीपी, ठीक है, इक्वल टू 60,000। अब हम क्या करेंगे, रियल जीडीपी, अब ये मल्टीप्लाई वाली चीज यहां आके डिवाइड हो जाएगी, रियल जीडीपी इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 120, तो रियल जीडीपी कितना आ गया, 5,000। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, उसमें हमें क्या निकालना है देखते हैं। अब हमें गिवन है, एग्जाम्पल कर रही हूं एक और, ठीक है। अब हमें गिवन है रियल इनकम ₹400, प्राइस इंडेक्स गिवन है मुझे 105, हमें निकालना है नॉमिनल इनकम यानी कि नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अब आप कोई भी यही प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि प्राइस इंडेक्स गिवन है, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय रियल इनकम इंटू 100। इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, नॉमिनल की जगह पर वही लिखा रहने देते हैं, नॉमिनल इनकम की जगह पर, रियल की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करते हैं, इनटू क्या करेंगे 100। ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉमिनल इनकम इज इक्वल टू 400 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100, ये कट गया, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 420 रुपीज़। इस तरीके से, तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रही हूँ कि जब हम जीडीपी की बात ही कर रहे हैं बच्चों, तो आपको पता है कि जीडीपी का बढ़ना, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल जीडीपी बढ़ रहा है तो इट मीन्स देश में वेलफेयर हो रहा है। बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब जीडीपी बढ़ता है तब भी जीडीपी का वेलफेयर नहीं माना जाता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, जिसमें पहली लिमिटेशन मैं आपको करा रही हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज का बनना जीडीपी होता है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। तो जीडीपी बना, मान लो उस जीडीपी का जो पोर्शन था ज्यादातर जो था वो किसके पास चला गया, रिच पर्सन्स के पास, और ये रिच पर्सन हमारी टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 5% है, यानी कि बाकी के 9% 95% क्या है, पुअर। अब जीडीपी का ज्यादातर पोर्शन अगर रिच ले गया, इट मीन्स वो जो सिर्फ पॉपुलेशन का 5% है, तो इसमें हमारा जो जीडीपी जो गुड्स एंड सर्विसेज बनी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज्यादा अनइक्वल है। तो क्या ये जीडीपी के बढ़ना और इस तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना क्या वेलफेयर है, ठीक है, क्या ये वेलफेयर है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए इस तरह से हम इसको क्या कहेंगे, तब ये जीडीपी की क्या बन जाती है, लिमिटेशन, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद एक और पॉइंट करते हैं, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का क्या मतलब है, बार्टर सिस्टम। आज भी हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर आज भी गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करी जाती हैं। अब जो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ वो गुड्स, क्योंकि जीडीपी के अंदर हम सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को लेते हैं, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को लेते हैं। अब लेकिन बार्टर सिस्टम के थ्रू अगर कोई अपनी लाइफ बिता रहा है, गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज कर रहा है, तो क्या वो गुड्स जीडीपी में काउंट हुई, नहीं। इससे हमारा जीडीपी कैसा रह गया, अंडर एस्टिमेटेड। अब ये अंडर एस्टिमेटेड जीडीपी जो है, क्या ये वेलफेयर का साइन है, नहीं। तो अब ये भी हमारी क्या बन गई, लिमिटेशन ऑफ जीडीपी।
थर्ड पॉइंट करते हैं एक बहुत बढ़िया, एक्सटर्नलिटीज करेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला। एक्सटर्नलिटीज होता क्या है, पहले तो आप ये सुनेंगे, दीज रेफर्स टू द बेनिफिट, मैं यहां लिख रही हूं दीज रेफर टू द बेनिफिट्स, यानी कि ये पॉजिटिव इफेक्ट हो गया, ठीक है। दीज रेफर टू द बेनिफिट्स और हार्म, हार्म मैंने नुकसान, ये कैसा इफेक्ट हो गया एक्सटर्नलिटीज का, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट हो गया ये। विच आर कॉज्ड बाय वन, विच आर कॉज्ड बाय वन, जो किसी एक की वजह से होता है, ठीक है, कारण कोई एक होता है, और मोर, ठीक है, बाय वन यूनिट टू अनदर यूनिट, विच इज कॉज्ड बाय वन यूनिट टू अनदर यूनिट, अनदर यूनिट, विद, जिसके बदले में, विद नो पेमेंट, जिसके बदले में कोई पेमेंट भी नहीं हुई है, रिसीव्ड फॉर बेनिफिट, विद नो पेमेंट रिसीव्ड और पेड, ना तो पे करी गई है ना रिसीव हुई है, बट फिर भी इसका इफेक्ट पड़ा। अब इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो एक लड़का स्वाइन फ्लू की वैक्सीनेशन कराता है, या अभी लेटेस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, ये कोविड-19, अगर आज वैक्सीन आती है और अगर हमारा साथ में एक, हमारे नेबर में एक जो फैमिली है वो वैक्सीन करा लेती है, कोविड-19 का जो ये इफेक्ट है इस बीमारी का, अगर वो वैक्सीन करा लेते हैं, तो आप खुद सोचो कि क्या इस वैक्सीन को कराने का बेनिफिट उसके आसपास के लोगों को नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वो अब इस बीमारी को स्प्रेड नहीं कर पाएगा। तो क्या फिर वो आसपास के लोगों ने इसके लिए कुछ पे किया? नहीं, बट वेलफेयर हुआ ना, पॉजिटिव वेलफेयर हुआ। तो ऐसी चीज़ों को भी हम जीडीपी में काउंट नहीं करते, तो ये भी जीडीपी की एक लिमिटेशन होगी। इसी तरह से नेगेटिव इफेक्ट पे चलते हैं। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के साथ जो है धुआं निकलता है इतना सारा, और उसके आसपास के जितने लोग हैं उस धुएं से इफेक्टेड हो रहे हैं। अब बिना कुछ पेमेंट करे, बिना कुछ पेनल्टी को बियर करे, उनकी तबीयत खराब हो रही है, बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन वहाँ ज़्यादा हो रहा है, जिससे उनको सांस की दिक्कत हो रही है, उनकी लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इस चीज़ के लिए भी क्या उन्होंने कुछ पे किया? बट किसी एक की एक्टिविटी ने दूसरे को इफेक्ट किया विदाउट पेइंग एनी प्राइस और रिसीव्ड एनी प्राइस। ना तो पे कर रहे हैं ना रिसीव कर रहे हैं, बट इफेक्ट कर रहे हैं वो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। तो ऐसी चीज़ों को भी हम जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट चलते हैं कॉम्पोजिशन, फोर्थ पॉइंट पे। कॉम्पोजिशन क्या होता है? अब जीडीपी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का बनना, जीडीपी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस होना। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, अब ये प्रोड्यूस हो रही है, अगर ये कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होती है मान लो, फिर तो हमें बेनिफिट होगा ना, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं, पर पर्सन गुड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, हमारे लिए गुड्स आ रही हैं, डिमांड हमारी पूरी हो पा रही है। लेकिन अगर किसी साल वॉर टाइम की गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो क्या ये वॉर टाइम वाली गुड्स हमारे लिए काम आ रही है? कोई वेलफेयर हो रहा है हमारे लिए? नहीं, बिकॉज ऑफ कॉम्पोजिशन की बात कर रही हूँ मैं, कि क्या बन रहा है, वो यूज़ किसके लिए आ रहा है, उससे किसी का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिलहाल इससे हमारा क्या वेलफेयर होगा अगर ये गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो ऐसी चीज़ों को हम जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। इसके अलावा एक और करते हैं पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर मान लो जीडीपी के बढ़ने का रेट जो है वो पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से कम है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन जीडीपी, तो आप जीडीपी तो बढ़ा लेकिन पॉपुलेशन उससे ज्यादा रेट से बढ़ गई, तो पर पर्सन अवेलेबिलिटी गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ी? नहीं बढ़ी। तो अगर पर पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी उल्टा पहले से कम हो रही है जबकि जीडीपी बढ़ रहा है, तो क्या आप इस जीडीपी का बढ़ने को वेलफेयर का साइन कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस जीडीपी ने सबकी डिमांड को पूरा नहीं किया। उसका रीजन बिकॉज पॉपुलेशन की ग्रोथ मोर है देन जीडीपी की ग्रोथ से। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको क्लियर किए, जो हमें ये बता रहे थे कि जीडीपी
किस तरीके से जीडीपी का बढ़ना हमेशा वेलफेयर नहीं काउंट होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सुनिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।